बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट में आयकर दाताओं को राहत नहीं है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि जो पहले था वही रहेगा। इसके अलावा विकास पर जोर दिया गया, विश्वास पर जोर दिया गया और कहा गया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तमाम योजनाओं को उसी हिसाब से चलाया जा रहा है। महंगाई कम हुई, यह दावा किया गया। साथ ही कहा शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा रहा है और रोजगार पर फोकस किया जा रहा है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया और इससे लक्ष्य रखा गया 3 करोड़ का। देश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई। 3 प्रमुख आर्थिक रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। तमाम बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर अपने बजट भाषण के दौरान कही है। विकास पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब शुरुआत वित्त मंत्री ने की थी तो गरीबी से की थी, ग्रामीण क्षेत्र से की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार फोकस कर रही है गरीबी को खत्म करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सरकार फोकस कर रही है और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 5 साल आगे बढ़ाया मुफ्त राशन योजना को, इसका जिक्र किया गया और साफ कर दिया गया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और उसी पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ आर.के. आर्या जी जुड़ रहे हैं और शास्त्री हैं, वो लगातार इस पर बातचीत होती रही है इस अंतरिम बजट को लेकर। लेकिन एमएसएमई और स्टार्टअप का जिक्र हो रहा था, इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। 2019 में हमने देखा कि अंतिम बजट में ही एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए हो गया, लेकिन इस बार किसान कहीं सुनाई नहीं दिया। हाँ, किसानों का ये है कि जैसे कि आज से ही वो ये कह रहे थे कि हम देशव्यापी जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें एमएसपी जब ये एग्रीकल्चर लॉज 3 जो थे वो जब रोल बैक किए थे तो ये था सरकार का धीमी आवाज में कि हम एमएसपी देंगे। एमएसपी लगभग 23 फसलों के ऊपर मिलता है, 23 उत्पादनों के ऊपर मिलता है। सिर्फ सरकार जो है छुटपुट 1-2 को छोड़कर बाकी जो एमएसपी है वो व्हीट और राइस पर मिलता है। इसीलिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये व्हीट और राइस प्रोड्यूस करते हैं जो देश की लगभग 90% खपत को पूरा करते हैं जी। पर सवाल ये है कि क्या दालों के ऊपर एमएसपी मिलेगा जी। दालों का अगर मान लीजिए किसी भी बढ़िया दाल का रेट 130 रुपए किलो है तो क्या उसको 130 रुपए किलो होना चाहिए? उसको शायद 80 और 90 रुपए किलो के बीच में होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब सरकार खुद खरीदे। अगर प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदेंगे तो डेफिनेटली उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है, मंडी से, प्राइवेट मंडी से उठाएंगे और उसकी स्टॉकिंग करेंगे और स्टॉकिंग को जो रिलीज करेंगे वो धीरे धीरे से करेंगे। जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो उस तरह से उसको रिलीज करेंगे, कम या बढ़ती रिलीज करेंगे। एक उसके ऊपर रिलीज करने का रेगुलेटर लगा के रखेंगे कि अब हमें दालों को कितना रिलीज करना चाहिए। तो सवाल सिर्फ वहां पर है। तो यदि फार्मर्स को सही इनकम मिलनी चाहिए तो या तो एग्रीकल्चर लॉस ठीक थे, वहां पर शक ये गया कि अदानी जो है उसने पंजाब में वेयर हाउसिंग बनाने शुरू कर दिए, रिलायंस जो अंबानी है उसने भी बनाने शुरू कर दिए। तो फार्मर्स को ये शक हुआ कि ये सारा उत्पादन जो है ये खरीद जाएंगे और उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर की लैंड की जो एग्रीमेंट था वो भी यही था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लैंड ले सकते हैं। तो किसानों ने देखा कि ये तो चौतरफा बर्बादी है। तो ये जो सॉल्यूशन है कि एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ानी जाए। ई नैम ने पिछले 9 सालों में कुछ भी ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि प्राइसिंग जो स्ट्रक्चर है इंडिया का वो क्लाइमेटिक जोन पर डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। मराठवाड़ा का अलग है, विदर्भ का अलग है। विदर्भ में आपको सुसाइड मिलेगा, मराठवाड़ा में फेमाइन मिलेगा। इस तरह से अगर आप मध्य प्रदेश जोन को देखें तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन इसकी अलग है। अगर केरल में देखें, कर्नाटका में देखें तो वो देखें। अभी बीच में ही मैं बात एक
क्योंकि याद आ गई, जो इन्फ्लेशन अगर कहें तो इन्फ्लेशन इस टाइम लोवेस्ट है तमिलनाडु के अंदर। वो क्यों है? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन वहां पर स्किल्ड वर्कर ज्यादा है, तो कोर इन्फ्लेशन वहां पर कम है। तो जो एग्रीगेट इन्फ्लेशन है, ये भी सरकार बताए कि आजकल जो है यूनिफाइड इंडिया से इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं किया जाता, स्टेट्स के कैलकुलेट करके उसको एग्रीगेट किया जाता है। जब ये इन्फ्लेशन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जब ये 1960 के आसपास लेना शुरू किया था, तो ये यूनिफाइड इन्फ्लेशन था। और इसी तरह से जो इन्फ्लेशन के इंडेक्स वेजेस थी, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की अलग थी,